मकर राशि के बहुत सारे जातक जातिकाओं से डिस्कस करने के बाद करीब 7 वर्ष का समय, 5 से 7 वर्ष कैसे होंगे आपके लिए, मकर राशि को लेकर के आज पूरा डिटेल डिस्कशन की अगर बात करें, डिटेल चर्चा की बात करें, क्या परिस्थितियां होंगी, किस प्रकार के प्लैनेट होंगे, आने वाला समय किस प्रकार का होगा। जय श्री राम मेरे मकर राशि के प्यारे जातक जातिका, मैं हूं आपके साथ आपका अपना डॉक्टर राज मिश्रा। आप सभी की शिकायत थी ना कि कुंभ राशि पर ही आप रिसर्च करते हैं, मकर पर ध्यान नहीं देते हैं, तो मैं आपको बताना चाहता हूं मेरी नजर से या कोई हटा नहीं है, आप मेरे लिए परिवार की तरह है। तो आज करीब वर्ष भर का रिसर्च लेकर के आपके बारे में मकर राशि के बहुत सारे जातक जातिकाओं से डिस्कस करने के बाद करीब 7 वर्ष का समय, 5 से 7 वर्ष कैसे होंगे आपके लिए, ताकि आप अपने फ्यूचर की प्लानिंग प्रॉपर तरीके से कर सके, उस पर आज इस कार्यक्रम में मैं आपके साथ डिस्कशन करने वाला हूं, आपको जानकारी देने वाला हूं। मैं एक बात पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं कि इस प्रकार की वीडियो आपको सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर या टीवी चैनल पर जनरली नहीं प्राप्त हुई होगी, इस चीज को ध्यान रखिएगा। तो मकर राशि को लेकर के आज पूरा डिटेल डिस्कशन की अगर बात करें, डिटेल चर्चा की बात करें, क्या परिस्थितियां होंगी, किस प्रकार के प्लैनेट होंगे, आने वाला समय किस प्रकार का होगा, और हां, वो शंका भी आपके मन से जरूर दूर करेंगे जिसमें लोग कहते हैं कि राम और रावण की राशियां तो एक ही थी, कृष्ण और कंस की एक्चुअल में राशियां तो एक ही थी, लेकिन दोनों का विचार अलग कैसे, दोनों का व्यवहार अलग कैसे। एक ही राशि के इस दुनिया में इतने सारे लोग होते हैं, लेकिन हर व्यक्ति का जीवन डिफरेंट कैसे। कोई जीवन में बहुत तरक्की कर रहा है तो उसी समय पर कोई अपने जीवन में बहुत नीचे जा रहा है, दोनों की राशियां एक ही हैं। तो आज इन सारे भ्रम को मैं इस कार्यक्रम में आपके मन से निकालने का प्रयास करूंगा। आपके लिए सिर्फ इंपॉर्टेंट है कि इस कार्यक्रम को अंत तक जरूर देखें ध्यान से, और अगर पॉसिबल हो तो उसको शेयर करके अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर रख लें, क्योंकि जनरली मैं ये कह सकता हूं, मैंने भी सोशल मीडिया को बहुत खंगाल करके देखा है, इस प्रकार का वीडियो जनरली सोशल मीडिया पर आपको नहीं प्राप्त हुआ होगा। दूसरी बात आपको बताना चाहता हूं, यदि भागवत कथा, राम कथा या शिवपुराण की कथा इत्यादि आप कराना चाहते हैं, अपने घर में कराना चाहती हैं, देश में, विदेश में, विश्व में कहीं पर भी, और आप चाहते हैं कि वो कथा मेरे द्वारा हो और उस कथा से आपके जीवन में, आपके परिवार में अशांति या दोष इत्यादि है उसको दूर किया जाए, आप चाहते हैं कि उस कथा के माध्यम से सनातन धर्म के लोगों को एकत्रित किया जाए, वैदिक धर्म की परंपरा को आगे बढ़ाया जाए, तो आप मेरे साथ उसके लिए संपर्क कर सकते हैं। तो आइए सबसे पहले हम चर्चा करेंगे। रात को 9 बजे, दोपहर को 12 बजे लाइव भी आता हूं, मेरे से और बात करने के लिए आप कॉल अपॉइंटमेंट लेकर भी बात कर सकते हैं या कर सकती हैं। आइए बताएं कि आखिर मकर राशि बनती कैसे है और कैसे मकर राशि के लोग अलग होते हैं बाकी लोगों से। खैर, जब मैं मकर राशि की चर्चा करता हूं तो मुझे एक शब्द कहने में कोई गुरेज नहीं है कि मिल जाएगी मंजिल भटकते भटकते, गुमराह तो वो है जो अभी घर से निकले ही नहीं। इतने परिश्रमी आप लोग होते हैं, इतने मेहनती आप लोग होते हैं, मैं जानता हूं शनिकृत राशि है, इसलिए बहुत मेहनत करने के बाद चर प्रकृति की राशि है। मैंने एक बार जीवन में जीरो पर आते हुए जरूर देखा है, जीवन में बहुत संघर्ष करके सफलता प्राप्त करते हुए मैंने देखा है। जनरली मैंने मकर राशि को देखा है कि एक प्रॉब्लम सॉल्व होती है तो दूसरी, और दूसरी सॉल्व होती है तो तीसरी। इस प्रकार की परिस्थितियां मैंने जनरली मकर राशि के अंतर्गत देखी है। मैंने जनरली इस प्रकार की परिस्थिति मकर राशि में देखी है कि जितना लोगों के लिए किया गया, जितनी मेहनत की गई है, लेकिन सिस्टम का एक पुर्जा बनाकर रख दिया जाता है। काम तो सब कुछ लिया जाता है, चाहे वो परिवार की बात करूं, मैं ऐसा नहीं कि उन्हीं की बात कर रहा हूं जो लोग एमएनसी में काम करते हैं, मल्टीनेशनल कंपनीज में काम करते हैं, मैं सबकी बात कर रहा हूं। चाहे वो परिवार के अंदर की बात की जाए कि बहुत मेहनत करने के बाद, बहुत अच्छा करने के बाद, लोगों के लिए सब कुछ करने के बाद, और रिजल्ट में अगर कुछ मिलता है तो आपने हमारे लिए क्या किया है, या आपने कुछ किया ही नहीं है। सब कुछ करने के बाद सिर्फ एक छोटी सी अगर कोई कमी रह जाए तो लोग उसके लिए आपकी पूरे हिस्ट्री की जो कमियां हैं उसको गिना करके रख देते हैं, और उससे मन बड़ा उदास होता है। जीवन में मुझे लगता है कि एक प्लानिंग बहुत लंबी ना होने के कारण शायद जो एक सफलता मिलनी चाहिए या एक जीवन में स्थिरता होनी चाहिए, मैंने चर राशि मकर होने के कारण मैंने जीवन में स्थिरता प्राप्त होते हुए कम देखा है। क्योंकि मकर राशि एक
पृथ्वी वायु तत्व राशि है, दक्षिण दिशा की स्वामिनी राशि है। सो ऐसी परिस्थिति में सेवा भाव बहुत अच्छा होना चाहिए। एक बात मैं आपको बता दूं कि आपके अंदर सेवा भाव इत्यादि बहुत होना चाहिए, क्योंकि मकर राशि पूर्ण जल तत्व राशि है। इस कारण से इस राशि के अंतर्गत मोटापा इत्यादि बहुत जल्दी बढ़ता है, तो मोटापे पर भी अपने कंट्रोल करके रखना चाहिए। बहुत सारी चर्चाएं हैं, लेकिन बहुत सारी चर्चाएं करूंगा तो मुझे आगे 7 साल के बारे में आपके बारे में डिस्कस करना है, वो विषय कहीं ना कहीं कम रह जाएगा। और मैं नहीं चाहता हूं कि मैं आपको कम जानकारी दूं, मेरा विचार है बहुत जानकारी दूं आपको। बाकी तो मेरे से समय लेकर आप बात कर सकते हैं या कर सकती है। तो साहब, सबसे पहले मकर राशि के लिए और हम बहुत सारी चर्चाएं करने का प्रयास करें, बहुत सारी जानकारियां देने का प्रयास करें, तो हमारी कोशिश क्योंकि बहुत सारी रहेगी और आपको अच्छी जानकारी देने का हमारा प्रयास रहेगा। मकर राशि बनती कौन कौन, किन की मकर राशि होती है, क्या नक्षत्र होता है, क्यों मकर राशि के लोग बिल्कुल यूनिक होते हैं? इसलिए यूनिक होते हैं कि मकर राशि जो बनती है वो बनती है उत्तराषाढ़ा नक्षत्र के 3 चरण से। ध्यान रखिएगा, उत्तराषाढ़ा नक्षत्र के 3 चरण से। अगर आपके नाम के अक्षर के आगे भा पर ओ का मात्रा भो जा जी, ध्यान रखिएगा, भो जा जी जू जे जो खा और खी खू खे खो, ये अगर आता है और उसके साथ गा गी ये अक्षर आता है, यानी खा अक्षर से नाम आता है, करीब करीब गा अक्षर से आता है, जा अक्षर से अगर आपका नाम आता है, तो आप मकर राशि के जातक जातिका हैं। इसको ध्यान रखिएगा। अब मकर राशि के लोग कैसे डिफरेंट होते हैं, थोड़ी इस पर बात कर लेते हैं। मकर राशि में जो पहला चरण है, जो पहला चरण है जनरली, या पहला नक्षत्र है, वह है उत्तराषाढ़ा। उत्तराषाढ़ा नक्षत्र के स्वामी है सूर्य। अब अगर हम मकर राशि के डिफरेंट लोगों की बात करें, इसीलिए कह रहा था कि ऐसी वीडियो आपको मिलेगी नहीं, बिकॉज जो जानकारी देने जा रहा हूं वो बड़ा यूनिक है, ज्योतिष को बहुत समझने वाली इंफॉर्मेशन है ये। तो जो मकर राशि में उत्तरा के स्वामी सूर्य, अभिजित के स्वामी चंद्रमा, और उसके साथ श्रवण के स्वामी चंद्रमा, और धनिष्ठा के साथ, अभिजित तो कहीं जोड़ में आता नहीं है, तो चंद्र, मंगल और सूर्य, 3 नक्षत्रों का समावेश होता है। यानी मकर राशि में जन्म हुआ है और अगर जन्म नक्षत्र आपका उत्तराषाढ़ा है, तो विचार क्या रहता है, लोग प्रशासनिक सेवा के अंदर जाना, या स्वयं का व्यवसाय करना, या फिर ऐसी परिस्थिति में लोगों के अंडर में काम नहीं करना, लोगों को डायरेक्शन देना, या एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के अंदर बैठ करके, एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर बैठ करके चीजों का पालन करना। जनरली जिन बच्चों का जन्म हुआ है, मैंने जनरली जो देखा है, जिनका जन्म मकर राशि के अंतर्गत हुआ है और उत्तराषाढ़ा नक्षत्र के अंतर्गत जन्म हुआ है, या तो और कारण बस अगर कहीं जन्म सुबह सूर्य उदय से 2 घंटे के अंदर हो गया है, तो ऐसे कंडीशन में वो लोग IAS, IPS या सरकारी नौकरी, यही दिमाग के अंदर रहता है। इसको ध्यान रखिएगा, मैं बड़ा क्लियर बता रहा हूं, आप रिसर्च करके देख लीजिएगा, चेक करके देख लीजिएगा। मकर राशि हो किसी जातक जातिका का और जन्म सूर्य उदय से 2 घंटे के अंदर हुआ हो, ध्यान रखिएगा 2 घंटे, जो सूर्य उदय का टाइम हो वहां का, उस दिन का, उसके 2 घंटे के अंदर जन्म हुआ हो, मकर राशि हो, सरकारी क्षेत्र से अलग वो कुछ सोचता ही या सोचती ही नहीं है जल्दी, और फिर वो आपको नौकरी करते हुए ऐसे लोग कभी नजर नहीं आएंगे। जनरली ऐसे लोग आपको स्वयं का व्यवसाय करते हुए या फिर किसी कंपनी को हेड करते हुए, किसी बिजनेस को हेड करते हुए ही नजर आएंगे, चाहे वो बिजनेस बेशक छोटा हो, लेकिन दूसरे के अंडर में नौकरी करना उनके लिए जेल यात्रा जैसी लगती है, जेल की प्रताड़ना जैसी लगती है। ध्यान रखिएगा। एक बात और, हाँ, ऐसे लोगों के बाल बहुत जल्दी झड़ते हैं, स्पेशली पुरुषों तो यहां से बड़ी जल्दी गंजे हो जाते हैं, इसको ध्यान रखिएगा। सर में भारीपन की शिकायत रहती है, महिला हो तो भी उनके बाल इत्यादि बहुत झड़ते हैं, क्रोध बहुत उत्पन्न होता है, चाहे स्त्री हो या पुरुष हो। ये मैं पहले नक्षत्र की बात कर रहा हूं। क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, किस देवता की पूजा करना चाहिए, इस पर भी चर्चा कर लें, कि मैं चर्चा करता चला जाऊंगा, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी और आपके लिए देखना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। जो यहां पर मनुष्यगण इनका होता है, यानी राक्षस और देव दोनों के साथ विवाह हो सकता है। विश्वदेवा भगवान विष्णु की पूजा करना आपके लिए बहुत फायदेमंद होती है। अब आगे बढ़ते हैं, और श्रवण नक्षत्र मकर राशि के अंतर्गत जिसके स्वामी चंद्रमा है, खी खू खे खो नाम अक्षर आता है, और इस राशि के स्वामी आप जानते हैं देवगण होता है। राक्षस गण के साथ कभी राक्षस गण के साथ कभी मैरिज इत्यादि या मित्रता इत्यादि नहीं करना चाहिए,
ये विशेष ध्यान रखना चाहिए। भगवान विष्णु की पूजा नियमित करना चाहिए। केला इत्यादि कभी नहीं काटना चाहिए, केले का वृक्ष इत्यादि जीवन में कभी नहीं काटना चाहिए। ऐसे क्षेत्र के अंदर, अब बात कर रहे हैं, दूसरी बात कर रहा हूं, दूसरी नक्षत्र में है, राशि सेम है इसलिए बता रहा हूं। राशि सेम है लेकिन नक्षत्र क्या है, नक्षत्र श्रवण हो गया जिसके स्वामी चंद्रमा हो गए, इसके कारण इनका मन बड़ा चलायमान रहता है, जल की तरफ स्थिर नहीं रह पाता है। मन में बहुत विचार आते हैं और बहुत सारे नकारात्मक विचार उत्पन्न होते हैं। ये भी करूंगा, करूंगी, ऐसा भी करूंगा, करूंगी, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए। रोते बहुत हैं, इमोशनल बहुत होते हैं। इनको जो व्यवसाय इत्यादि करने का प्रयास करना चाहिए, हमेशा लिक्विड से रिलेटेड जो व्यवसाय है वो करने पर निश्चित रूप से इनको बहुत फायदा होता है। अगर लिक्विड से रिलेटेड व्यवसाय को करते हैं तो ऐसे लोगों के लिए बहुत लाभप्रद परिस्थितियां रहती है। जल के अंदर होने वाली जो चीजें हैं उनका व्यवसाय, यानी डेयरी प्रोडक्ट्स का व्यवसाय, फिशिंग इत्यादि जो करते हैं, मत्स्य पालन, मछली इत्यादि का जो व्यवसाय है, कोल्ड ड्रिंक, परफ्यूम, आइसक्रीम, इससे रिलेटेड जो व्यवसाय इत्यादि वो बड़ा फायदा करता है। कौन से प्रोफेशन में ना जाना चाहिए, जिस प्रोफेशन का डायरेक्टली रिलेशन जो है वो पैसे से हो, यानी बैंकिंग के क्षेत्र में जाना, या बैंकिंग का क्षेत्र हो गया, या हम बात करते हैं चार्टर्ड अकाउंटेंट इत्यादि हो गए। जो क्षेत्र डायरेक्टली पैसे से जुड़ा हो उस क्षेत्र में इनको प्रोफेशनली जाना अपने लिए बहुत फायदेमंद होता है। जल से जुड़े हुए क्षेत्र यानी नेवी इत्यादि के अंतर्गत जाना, या कोई और कुछ होता है, मुझे मर्चेंट नेवी या जो भी होता है, मुझे ज्यादा डिटेल नहीं पता है, उन सब क्षेत्रों के अंतर्गत जाना बड़ा फायदेमंद होता है। डिटेल इंफॉर्मेशन के लिए तो लाइव आता ही हूं, और वैसे भी कॉल अपॉइंटमेंट लेकर आप बात कर सकते हैं, कर सकती हैं। अब धनिष्ठा नक्षत्र, सोचिए मैं एक ही राशि की बात कर रहा हूं, 3 नक्षत्र की बात की है मैंने। धनिष्ठा नक्षत्र जिसके स्वामी मंगल है, पहला जो चरण है उसके स्वामी, पहला नक्षत्र जो है उत्तराषाढ़ा, उसके स्वामी सूर्य है, जिसको प्रशासनिक सेवा में जाने की इच्छा है, रूल करने की इच्छा है। दूसरा जल तत्व है, जिसका मन बड़ा साइकाइट्रिस्ट इत्यादि भी वैसे लोग बन सकते हैं। तीसरा धनिष्ठा जिसके स्वामी मंगल है, इसको पुलिस में, सेना में और बॉडी बिल्डिंग, पहलवान, स्पोर्ट्स, इन सब क्षेत्रों में इंटरेस्ट है और ऐसे ही क्षेत्र के अंतर्गत सफलता भी प्राप्त होती है। अगर ऐसे लोगों को बिजनेस की बात की जाए तो उनको हमेशा खाने का बिजनेस, होटल इंडस्ट्री से रिलेटेड कोई बिजनेस, स्पोर्ट्स आइटम के बिजनेस, या सिक्योरिटी एजेंसी इत्यादि के बिजनेस, इस सब प्रकार के बिजनेस निश्चित रूप से बड़ा फायदा करते हैं। रोड कंस्ट्रक्शन का काम हो गया, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का काम हो गया, ईंट इत्यादि का काम, जिसमें फिजिकल जो एक्टिविटी है, शारीरिक मेहनत की ज्यादा आवश्यकता होती है, ऐसे बिजनेस हमेशा फायदेमंद होते हैं। क्योंकि यहां पर राक्षस इनके देवता होते, गण होता है, इसलिए देवगण के साथ कोई विवाह नहीं करना चाहिए। वसु इनके देवता होते हैं, तो ऐसे परिस्थिति के अंतर्गत यानी भगवान विष्णु और भगवान सूर्य की पूजा कॉमन रूप से करनी चाहिए। मकर राशि को लेकर के अगर हम बात करते हैं, पहले चरण में अगर जन्म हो तो बॉडी के किसी पार्ट में प्रॉब्लम होती है, अंगहीन कहा जाता है, बड़ा क्लियर बता रहा हूं। तो बॉडी के किसी पार्ट में दिक्कत होने की संभावना सबसे अधिक रहती है। दूसरे में अगर हो तो जिसने भी कुछ भी सिखाया, गुरु भक्त कहा जाता है, दूसरे चरण में जन्म हो, गुरु भक्त कहा जाता है, जिसने कुछ भी नॉलेज दी है, कुछ भी ज्ञान दिया है, उनकी ये लोग बहुत सेवा करते हैं, बहुत ध्यान रखते हैं, उनकी बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, इसलिए कहा जाता है गुरु भक्त। ये कौन से लोग हैं? जिनका जन्म उत्तराषाढ़ा नक्षत्र के अंतर्गत हुआ है और जिनका जो नाम अक्षर आ रहा है वो हो या जा से आ रहा है। तीसरे चरण के अंतर्गत अगर जन्म हो तो दूसरे के प्रति अट्रैक्शन बहुत होता है। ये जनरल मतलब मैं बड़ा उस पर वो नहीं करूंगा, डिटेल में नहीं जाऊंगा, लेकिन पर स्त्री या पर पुरुष या मेल या फीमेल की तरफ बहुत ज्यादा अट्रैक्शन होता है और उसके कारण अपने जीवन में बहुत नुकसान करते हैं या करती हैं। अगर हम चौथे चरण की बात की जाए तो लक्षण इतना शुभ होता है इनका, अगर मकर राशि में ही जन्म हुआ है, चौथे चरण में जन्म हुआ, ये उस विषय पर बात कर रहा हूं जहां लोग कहते हैं कि राम और रावण की राशि तो एक ही थी, विचार डिफरेंट कैसे, एक ही राशि के इतने लोग, तो लोगों की सोच कैसे अलग। तो अगर चौथे चरण के अंतर्गत जन्म हुआ है तो बड़ा शुभ लक्षण होता है। जिसके साथ जुड़ते हैं या जुड़ती हैं वो अपने जीवन में ऐसे आगे बढ़ते हैं
बहुत सफलता प्राप्त करते हैं या करती हैं। इस प्रकार की परिस्थिति होती है। जब से इनका घर में जन्म होता है, जन्म के बाद ही उस घर के अंदर बहुत वृद्धि और तरक्की होती है। पांचवा जन्म हो तो देवताओं के अंश होते हैं या होती हैं। ध्यान रखिएगा, पांचवें चरण में यदि मकर राशि के जन्म हो, यानी अगर हम बात करते हैं कि श्रवण नक्षत्र के अंतर्गत जन्म हो रहा है, तो वो देव अंश होते हैं। खा अक्षर से नाम आ जाए देव अंश, यानी वो जिस घर में आए उस घर की सारी नकारात्मक शक्ति दूर होती है। वो कुछ कह दें तो हो जाता है, वो कुछ बहुत बड़ा नाम करते हैं, बहुत बड़ी सफलता प्राप्त करते हैं, इस धरती पर देव बन करके आते हैं। जैसे कुछ लोग आदरणीय प्राइम मिनिस्टर को भी देवतुल्य मानते हैं, या कई संत हैं जिनको देवतुल्य माना जाता है, या कैसे संत इत्यादि हुए जो भविष्य वक्ता हो गए और ऐसे सब कुछ बता देते हैं कि उनको लोग देवतुल्य पूजा करना शुरू कर देते हैं। तो वास्तविकता में ये देवतुल्य होते हैं अगर पांचवें चरण में जन्म हुआ हो। अगर छठे चरण में जन्म हुआ हो तो संतान के बल पर, यानी संतान बहुत कामयाब होती है या होता है, और संतान के नाम के कारण आपका नाम होता है। सातवें चरण में हो तो बहुत उत्तम, यानी लोगों में पूज्य, उत्तम, अच्छा नाम इत्यादि, सम्मान इत्यादि होता है। आठवें में हो तो बहुत प्रॉपर्टी प्राप्त होती है, पृथ्वीपति कहा जाता है, बहुत जमीन या बहुत प्रॉपर्टी इत्यादि प्राप्त होती है। इसको ध्यान रखिएगा। और काम भी इसी सब चीजों का करना चाहिए, वहीं से अच्छा रिजल्ट मिलता है। नवे जन्म हो तो ऐसे परिस्थिति में बहुत धनी होता है, उभय कुल तारक ऐसा कहा जाता है ज्योतिष शास्त्र में। उभय कुल तारक धनी, यानी परिवार की गरीबी को दूर करने वाला या करने वाली, परिवार को एक नए मार्ग पहुंचाने वाला या पहुंचाने वाली, इस प्रकार की परिस्थिति उत्पन्न होती है। अब अगर हम मकर राशि की बात करें कि मकर राशि में जन्म हुआ है तो कौन सा समय आपके लिए कष्टप्रद होता है, तो आपको बताना चाहता हूं, जिस बच्चे का जन्म मकर राशि में होता है, पहला और तीसरा मास उनके लिए बहुत कष्टप्रद होता है। पहला महीना और तीसरा महीना आप देखेंगे, चेक करके पता करेंगे तो आपको पता चलेगा, बहुत कष्टप्रद होता है। तीसरा वर्ष, पांचवा वर्ष, सातवां वर्ष, 10वां वर्ष, 32, 33, 43 और 51, ध्यान रखिएगा, बड़े सारे वर्षों की मैंने बात की है। 3, 5, 7, 10, 32, 33, 43, 51 ये वर्ष कष्टप्रद होते हैं। इनमें शारीरिक रोग, दुर्घटना, बाकी समस्याएं, जेल यात्रा इत्यादि, मृत्यु तुल्य कष्ट इत्यादि इन वर्षों के अंतर्गत प्राप्त होता है। इन वर्षों में देव आराधना इत्यादि करके शांति करनी चाहिए और अपना ध्यान रखना चाहिए। अब अगर हम बात करते हैं शुभ ग्रह की दृष्टि लग्न पर हो, चंद्रमा पर शुभ ग्रह की दृष्टि हो, चंद्र नक्षत्र शुभ हो, तो ऐसी परिस्थिति के अंतर्गत 61 वर्ष बाद, ठीक है, 61 वर्ष में, क्षमा चाहूंगा, 61 वर्ष में देव दोष होता है। 61वां वर्ष जो जीवन का होता है उसमें घर के देवता या पितृ इत्यादि कुपित हो जाते हैं, जिसके कारण की बहुत पीड़ा होती है। अनेक समस्याओं का समाधान करने के बाद, यानी शारीरिक रोग हो जाए तो अनेक डॉक्टर इत्यादि दिखाने के बाद भी उस समस्या का समाधान नहीं होता है। घर में समस्याएं एक के बाद एक क्यों आ रही हैं वो समझ नहीं आता है। ये देव दोष के कारण होता है। देव आराधना करने से इन समस्याओं का समाधान होता है। अगर 61 वर्ष देव दोष के बाद, अगर उसके बाद भी जीवन, यहां पर अल्प मृत्यु का भी भय रहता है 61 वर्ष में, इसको ध्यान रखिएगा। अगर भगवान कृपा करते हैं उसके बाद जीता है व्यक्ति, तो 81 वर्ष के बाद जब कार्तिक महीने में शुक्ल पक्ष में पंचमी तिथि शुक्रवार पड़े और श्रवण नक्षत्र पड़े, तो ऐसी परिस्थिति में देह का त्याग होता है। ये मैंने एक विशेष जानकारी आपको देने का प्रयास किया है। मेरा प्रयास रहेगा ऐसी अच्छी अच्छी जानकारियां आपके जीवन में और प्रदान की जाए। चलिए, मैं मकर जो राशि है उसके बारे में थोड़ी जानकारी और देता हूं। मकर राशि के पहले चरण में अगर जन्म होता है तो जो घर का मुख होता है, दक्षिण मुखी घर के अंतर्गत आपका जन्म होता है। घर के सामने पूर्व पश्चिम से रास्ता होता है। जल और घर के पास ही जल स्थान या मंदिर, मकान के बाहर पेड़ जरूर होते हैं। गृह प्रवेश के बाद साले को या बहनोई को कष्ट या मृत्यु हुआ होता है, इसको ध्यान रखिएगा जब गृह प्रवेश करते हैं उसके आसपास। दूसरे चरण में जन्म हो तो गली पूर्वमुखी मकान होता है।
उत्तर से दक्षिण को जाकर के गली होती है और मकान में 3 परिवार रहते होंगे। घर में पुरुष देवता यानी भगवान विष्णु, भगवान शंकर, भगवान हनुमान जी इत्यादि की आराधना हो, इस प्रकार की परिस्थिति रहती है। तीसरे चरण में जन्म हो, उत्तरमुखी मकान होता है, पूरब पश्चिम मुखी गली होती है, मकान के पास बगीचा, पार्क या कुछ झाड़ियां इत्यादि होती हैं। चौथे चरण में मकान घर होने पर पश्चिम मुखी मकान में जन्म होता है, गली उत्तर से दक्षिण को होती है। गृह स्वामी जो आपके घर के मालिक हैं उनके चाचा मामा भी होते हैं, पर साला जनरली नहीं होता है, कंफर्म नहीं है। ईशान या अग्नि कोण में मंदिर होता है, घर के पास घर में पुरुष देवता की पूजा होती है। इस प्रकार की परिस्थिति रहती है। भाई मकर राशि के क्योंकि स्वामी शनि हैं, आप सब लोग जानते हैं, मैंने डिटेल में इस बात को लेकर के चर्चा किया है और विशेष क्या रहने वाला है, कैसी परिस्थिति रहने वाली है, उसकी हम चर्चा करते हैं। मकर राशि के लिए क्या परिस्थितियां रहेंगी। एक तो 29 जून के बाद से लेकर के 29 ऑफ जून 2024 से 11 ऑफ नवंबर 2024 तक शनि वक्री रहेंगे, जो आपके स्वयं की राशि के अंतर्गत ही गोचर करेंगे। राशि स्वामी का स्वग्रही होकर गोचर करना, अपने आप के अंदर अगर देखा जाए तो स्वयं एक तो अपना आत्मचिंतन आप करेंगे, जीवन के पुरानी चीजों के बारे में सोचने का प्रयास रहेगा, जीवन के पुराने चीजों के बारे में सोचेंगे, पर उसके साथ हेल्थ इत्यादि का विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता इस समय पर आपको जरूर होगी। शनि का अपने स्वयं की राशि के अंतर्गत गोचर करना आपको आपके भाई इत्यादि से दूर ले जाकर के विदेश इत्यादि ले जाए, इस प्रकार की परिस्थिति है। अगर 36 वर्ष के स्पेशली ईयर में आप हैं तो ऐसे परिस्थिति में मैरिड, अगर मैरिड नहीं हुई है तो 36वें वर्ष की एज में है तो आपका विवाह निश्चित रूप से होगा, और अगर विवाह हो गया है तो यहां पर थोड़ा डिस्टर्बेंस उत्पन्न हो, इस प्रकार की परिस्थिति मकर राशि के लिए कहीं ना कहीं निश्चित रूप से दिख रही है। एक बात आपको कहना चाहता हूं, मकर राशि के लिए अगर संतान नहीं है या संतान का विवाह नहीं हो रहा है या संतान को लेकर के आप परेशान हैं, तो 2024 से लेकर के 2025 की अगर हम बात करते हैं, 2025 में स्पेशली 17 तारीख तक 2025 17 मई तक आपको आपकी संतान की प्राप्ति हो जाए, उसका शुभ समाचार प्राप्त होगा। विद्या अध्ययन में बहुत अच्छा फल प्राप्त होगा। संतान की प्राप्ति, विद्या अध्ययन, संतान का विवाह इत्यादि इस प्रकार के शुभ समाचार आपको 2025 तक प्राप्त होने वाले हैं। मई महीने तक 2025 में 17 मई तक संतान के जीवन से रिलेटेड, विद्या अध्ययन से रिलेटेड, या फिर अगर हम बात करते हैं विद्या अध्ययन के साथ प्रेम संबंध इत्यादि से रिलेटेड जो सुख है वो आपको प्राप्त होगा। यानी जो नव दंपति बहुत दिन से ट्राई कर रहे थे कि संतान नहीं हो रही है, संतान नहीं हो रही है, तो संतान को लेकर शुभ समाचार प्राप्त हो जाएगा भाई। उसके साथ विद्या अध्ययन में कि जी बहुत दिन से कोई पेपर क्लियर नहीं हो पा रहा है, हम बार बार ट्राई कर रहे हैं या कर रही हैं, तो आपका वो पेपर क्लियर हो जाएगा। इस बीच के अंदर यदि आपका प्रेम विवाह इत्यादि नहीं हो पा रहा है तो इस बीच में किया गया प्रयास आपके प्रेम विवाह को कराने वाला होगा। इसी बीच में एजुकेशन से रिलेटेड विदेश यात्रा भी आपके जीवन के अंतर्गत हो, ये परिस्थिति आपके लिए नजर आ रही है। तो संतान को लेकर के जो ये समय आपको मिल रहा है, ये बहुत अनुकूल समय आपके जीवन के अंतर्गत मिलेगा। इस प्रकार की परिस्थिति विद्या अध्ययन को लेकर के, विदेश यात्रा को लेकर के, ये परिस्थिति आपके लिए बेहतरीन होने वाली है। आखिर स्वास्थ्य को लेकर के किस प्रकार का समय रहेगा। स्वास्थ्य को लेकर के अगर हम बात करते हैं तो क्योंकि शनि कंटक योग के अंतर्गत होंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। इस टाइम आप शनि 7.5 से भी गुजर रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। शनि 7.5 जो मकर राशि के लिए खत्म होती हुई दिख रही है। जब शनि मीन राशि के अंतर्गत प्रवेश करेंगे 30 मार्च 2025 को जाकर के शनि मीन राशि में प्रवेश करेंगे, तब जाकर के शनि की 7.5 आपकी खत्म होगी। स्वास्थ्य की दृष्टि से आखिर यह समय कैसा रहेगा। अभी का जो समय है वो स्वास्थ्य की दृष्टि से आपका बेहतर नहीं होगा। शनि के वक्री होने के कारण
उनकी गति कम हो जाने के कारण 2024 में 29 जून से लेकर के और 2024 14 नवंबर के बीच में स्वास्थ्य को लेकर के परिस्थितियां बहुत बेहतर नहीं रहेंगी। जब शनि प्रवेश करेंगे, दोबारा मार्गी होंगे 14 नवंबर 2024 को और 30 मार्च 2025 तक सेकंड हाउस के बीच में रहेंगे। इस बीच में आपके यहाँ धन इत्यादि को आप संजो पाएंगे, धन इत्यादि को आप जीवन के अंतर्गत रोक पाएंगे, बेहतर होगा। उसके बाद शनि की 7.5 आपके जीवन से खत्म हो जाएगी। आपका स्वास्थ्य इत्यादि, वैसे 14 नवंबर 2025 के बाद भी आपका स्वास्थ्य बेहतर होगा, लेकिन 2025 में 30 मार्च के बाद आपका स्वास्थ्य इत्यादि काफी अच्छा रहेगा। काफी सारी विदेश की यात्राएं इत्यादि आपकी होंगी, आत्मविश्वास आपका बढ़ जाएगा और धर्म इत्यादि में आपकी रुचि होगी। ये परिस्थितियां आपके लिए स्वास्थ्य की दृष्टि से निश्चित रूप से अच्छा रहेगा। हेल्थ को लेकर के अगर हम बात करते हैं तो हेल्थ को लेकर के करीब करीब 4 जून 2027 तक की जो परिस्थिति है वो आपके स्वास्थ्य के लिए बिल्कुल बेहतर होगी। तो आखिर क्या इस बीच में कोई विदेश यात्रा इत्यादि का योग बन रहा है? क्या विदेश जाना पड़ेगा? या परिवार से दूर होने का कोई योग तो नहीं है? या ट्रांसफर इत्यादि का कोई योग नहीं है? तो मैं आपको बताना चाहता हूं, इस बीच में विदेश यात्रा का शानदार योग बनने जा रहा है और वो योग होगा 4 जून 2027 से। ध्यान रखिएगा, 4 जून 2027 से लेकर के और जो आपके लिए समय होगा 4 जून 2027 से लेकर के और 2029, यानी ये 2 वर्ष जो आपके जीवन के रहेंगे, 9 अगस्त 2029 के बीच में ये समय आपके विदेश यात्रा का समय रहेगा। लेकिन इस बीच में अगर कोई पुरानी प्रॉपर्टी इत्यादि है तो बिक जाएगी। प्रोफेशनल लाइफ के अंदर इस समय पर आपको डिस्टरबेंस जरूर रहेगी। प्रोफेशनल लाइफ को लेकर के, कार्य क्षेत्र को लेकर के आपको ध्यान देना होगा। पैतृक जमीन जायदाद को लेकर के इस समय पर थोड़ी समस्याएं उत्पन्न हो, इस प्रकार की परिस्थिति है। विदेश यात्रा, पुरानी जमीन का बिकने का कार्य इस समय पर निश्चित रूप से होगा। ऐसे कंडीशन आपकी राशि के अंतर्गत पूरी तरह से नजर आ रही है। आखिर किसी के प्रति अट्रैक्शन या किसी के प्रति प्रेम या संतान को लेकर के चिंताएं, बहुत सारे लोग आज के हैं जो संतान के बारे में सोच ही नहीं रहे हैं, संतान को लेकर के चिंता ही नहीं रहे। तो क्या संतान को लेकर के चिंता इत्यादि होगी? तो आपको बताना चाहता हूं कि संतान को लेकर के 29/2000, वैसे मैंने पहले भी संतान को लेकर के बात किया है, लेकिन दोबारा जो योग संतान का रहेगा 9 अगस्त 2029 से लेकर के और 4 अक्टूबर 2029 के बीच में संतान का योग निश्चित रूप से बनेगा। इसी बीच में अपनी नई प्रॉपर्टी, नया वाहन खरीदने का भी संयोग बनेगा। साथ में 4 अक्टूबर 2029 से लेकर के 29 जनवरी 2030 तक विदेश यात्रा और नौकरी परिवर्तन या व्यापार परिवर्तन का योग बनेगा। इस टाइम पर शनि की ढैया से भी आप पीड़ित रहेंगे, इसको ध्यान रखिएगा। 2030 की ये बात कर रहे हैं। अभी बहुत सारे और ग्रह हैं जिनके बीच में एक शानदार परिवर्तन होना है, जिनके बीच में एक डिटेल डिस्कशन की आवश्यकता है। लेकिन आप जानते हैं कि समय बहुत कम होता है, चर्चाएं बहुत सारी हैं। बहुत लंबी वीडियो देखना आपके लिए पॉसिबल नहीं है और चर्चा करूंगा तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। रात को 9 बजे, दोपहर को 12 बजे लाइव आता हूं, बिल्कुल फ्री होता है, लाइक शेयर करके बात कर सकते हैं। बाकी दिन में कॉल अपॉइंटमेंट लेकर आप चर्चा कर सकते हैं या कर सकती हैं। एक बार और आपको बता दूं, भागवत कथा, राम कथा या शिव पुराण की कथा करना चाहते हैं कि वो कथा मेरे द्वारा हो, तो आप प्लीज मेरे साथ संपर्क कर सकते हैं, कथा करवा सकते हैं और उसके माध्यम से धार्मिक सद्भावना को जागृत कर सकते हैं, कुंडली जीवन में उत्पन्न दोषों को दूर कर सकते हैं, प्रसन्नता प्राप्त कर सकते हैं। भगवान आपको बहुत प्रसन्न रखें। इन्हीं शुभकामना के साथ जय श्री राम। बहुत धन्यवाद।